हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट में हिंदी पेडागोजी देखेंगे। हिंदी पेडागोजी जो है वो 5 नंबर का आता है। आज हम लोग 4 फरवरी का पेपर देखेंगे। 4 फरवरी से जितने पेडागोजी आए थे 15 वो हम देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। और हम ये यूथ पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? तो ये द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा जो होती है वो हमारा मदर टंग होता है, उसको हम किसी की मदद से नहीं सीखते, हम ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, परिवेश से, फैमिली के परिवेश से सीख लेते हैं। द्वितीय भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। अध्यापक छात्रों को संवाद करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके भाषा निर्देश में एक सूत्रधार के रूप में अपनी। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी उपागम और संप्रेषण उपागम इस मायने में भिन्न है। तो इसमें रचनावादी उपागम और संप्रेषण उपागम के बारे में दिया है, इसके बारे में भिन्न पूछ रहा है। जो 17वां क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन अगर पेडागोजी के देखें तो हम अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखी जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा की जाती है कि प्रक्रिया के दौरान सीखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं सीधे, तुम ये करो, तुम जाओ खाना खाओ, या फिर हम किसी को डांट रहे हैं, तुम ऐसा करो वैसा करो, तो ये तो हम आदेश दे रहे हैं ना, तो ये होगा आदेशात्मक उपागम। इसका राइट आंसर होगा आदेशात्मक उपागम। आदेशात्मक उपागम अंतर्गत लोगों के सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है। मतलब इसमें कोई हम किसी को सुझाव थोड़ी दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, हम सीधे सीधे उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। और रचनात्मक उपागम के बारे में हम लोग देखते हैं। रचनात्मक उपागम शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। और रचनात्मक उपागम जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसमें पूछ रहा है, अगर आप जैसे कोई बच्चे हैं उनके मतलब उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप बदल रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं, उन्हें लिखने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें कोई और तरीके से लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है तो कोई दिक्कत, या फिर उन्हें देखने में कोई दिक्कत होती है तो उन्हें दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है, या फिर सामग्री का यूज़ किया जाता है। तो उस पूछ रहा है उसका क्या राइट आंसर होगा? तो उसका राइट आंसर होगा अनुकूलन। इसका राइट आंसर होगा अनुकूलन। जब किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे अनुकूलन कहा जाता है। अब हम अभिग्रहण भी देख लेते हैं। आशुबेल ने यह सिद्ध किया है। आशुबेल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सिद्ध किया है अभिग्रहण रट कर ही नहीं बल्कि समझ कर भी होता है। अभिग्रहण जो है वो रट कर तो होता ही है, लेकिन वो समझ कर भी होता है, दोनों होता है। अभिग्रहण सीखना 2 प्रकार का होता है इनके अनुसार, आशुबेल के अनुसार। रट कर अभिग्रहण सीखना और अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना। इसका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, योगात्मक आकलन क्या है? योगात्मक आकलन वो जो होता है निदात्मक और उपचारात्मक है नहीं, ये विद्यार्थियों के प्रभावशाली पुष्टिपूर्ण प्रतिपुष्टि देता है, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों के अधिगम निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छात्रों के विशेष संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात कोई भी छात्र हैं, जैसे अब उनकी कमजोरी आप जानते हो, फिर उसके बाद जब उनकी कमजोरी आप जान लो, फिर उसके बाद उनके लिए कुछ करो, तो ये निदानात्मक होता है। और योगात्मक यही होता है, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत सीखने के बावजूद भी इसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अंक दिए जाते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं वो गलतियां करते हैं, फिर वर्तनी लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो उन्हें फिर भी पूरे नंबर मिलते हैं, तो इसे बोला जाता है समग्र भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समग्र भाषा उपागम के अंदर किसी भी अंतर्गत किसी भी बच्चे के कई कोई मतलब कोई भी शब्द वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उन्हें समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। और त्रुटि के लिए बच्चों के लिए अच्छा माना जाए, क्योंकि बच्चे त्रुटि करके ही सीखते हैं। त्रुटि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो जब हम किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? जैसे अब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको हम ये देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसको कहेंगे बारीकी से पठन। मतलब बारीकी से पढ़ा जाता है। इसका राइट आंसर है बारीकी से पठन। जब हम किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो बारीकी पठन कहलाता है। पठन कौशल, इस देखते हैं पठन कौशल क्या है। सस्वर पठन है, मौन पठन है, गहन पठन है, व्यापक पठन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का।
दो उत्पादक अभ्यास कौशलों में कौन शामिल है? इसमें पूछा है दो उत्पादक भाषा कौशल में कौन शामिल? वचन और लेखन। वचन और लेखन को उत्पादक भाषा कौशल में शामिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रथम भाषा वह है जो बच्चे, इसमें प्रथम भाषा जो हमारी मदर टंग है, हम उसके बारे में इसमें दिया है क्या? विशेष प्रयास से नहीं, विशेष प्रयास से थोड़ी बच्चे सीखते हैं। हमारी प्रथम या मदर टंग, हम उसमें प्रयास क्या करना पड़ता है? हम अपने परिवेश से ही सीख लेते हैं, अपने माँ-बाप से, बिना विशेष प्रयास किए आस-पास के परिवेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। औपचारिक नहीं, नहीं, ये अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। और मदर टंग को एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मदर टंग जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सहज प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन-सा ध्वनि उत्पादन और बोध है? इसमें ध्वनि उत्पादन और बोध पूछ रहा है, तो इसमें स्वनिकी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वनिकी। स्वनिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। स्वविज्ञान स्वनिकी या स्वविज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया। जो हम मानव द्वारा बोली जाती है ध्वनि या जो हम लोग बोलते हैं, उसका अध्ययन स्वनिकी के या स्वविज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? श्रव्य भाषिक ड्रिल के बारे में दिया है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों के विकल्प में अभ्यास करते हैं, इसमें गलत पूछा है, तो विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, तो यही गलत का आंसर गलत होता है। श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समन्वित करता है? तो इसमें पूछ रहा है प्रवाह को कौन सा, मतलब उपागम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसमें संप्रेषण उपागम, इसका राइट आंसर है संप्रेषण। हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, तभी तो हम अच्छे से और ज़्यादा हम डेवलप कर पाएँगे बोलने में और हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अब हम संरचनात्मक उपागम देते हैं। इस उपागम के अंतर्गत एक रचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? तो पाठ के साथ अंतःक्रिया करना ये तो आएगी ही, पूर्व ज्ञान इस्तेमाल करना ये भी है, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना ये भी है, प्रत्येक शब्द को जोड़ना नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गलत का आंसर गलत होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? इसमें अधिगम योजना के बारे में क्या सही है वो दे। लचीलापन का अभाव नहीं है। अध्यापक केंद्रित बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित, जहाँ पे सेंट्रल चाइल्ड दिखे वो राइट आंसर होगा। हमेशा बाल केंद्रित होना, क्योंकि बच्चों के अनुसार, बच्चे की जिसमें रुचि होगी उसके अनुसार होना चाहिए। हमेशा पाठ्य पुस्तक भी, अधिगम योजना भी, कुछ भी। गलती अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो लास्ट है और 30वां। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है त्रुटि विश्लेषण। इसका राइट आंसर है त्रुटि विश्लेषण। गलती का विश्लेषणात्मक अध्ययन त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। त्रुटि से बच्चे सीखते हैं, त्रुटि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, अगर वो त्रुटि करेंगे तो और सीखेंगे और ज़्यादा कि अभी हमसे गलती हुआ, आगे हम इस जहाँ पे गलत हुआ उसको सही करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा त्रुटि विश्लेषण। तो जिससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेडागोजी का 15 मैंने करा दिया है 4 फरवरी से। ऐसे मैं यूथ का सारा सॉल्व कराऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।